सभी को आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉयट द्वारा निर्मित कक्षा 8 का विज्ञान विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कुल इसमें पूर्णांक है 80 और इसका समय है 2 घंटे 30 मिनट का। तो शुरू करते हैं। इसमें कुल 25 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है थ्रेशिंग। ऑप्शन ग इसका राइट है। प्रश्न नंबर 2 है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है तो वो है मेलामाइन। ऑप्शन क इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से आघातवर्धनीय नहीं है पूछा है। 3 तो इसमें आघातवर्धनीय है, एक इसमें आघातवर्धनीय नहीं है। लोहा आघातवर्धनीय है, एल्यूमिनियम आघातवर्धनीय है, चांदी भी आघातवर्धनीय है। मतलब इनको पीट कर इनका आकार बदला जा सकता है, मगर पेंसिल लीड जो है ऑप्शन ग ये आघातवर्धनीय नहीं है। नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती हैं कोल तार से। ऑप्शन का इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं उसे कहते हैं जीवमंडल। ऑप्शन ग इसका राइट हो जाएगा। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान क्या होता है? इसमें घर्षण का मान जो है वो कम हो जाता है। इससे जो सतह है वो चिकनी हो जाती है और वो घर्षण कम करती है। मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कंपन। ऑप्शन का इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से। ऑप्शन का राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था? वो क्षेत्र था जम्मू, वो गुजरात का भुज। ऑप्शन का राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधागर गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधागर गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। जो नहीं है वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन का इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जुताई। और धातु नरम होते हैं, इनको चाकू से काटा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो धातु हैं वो नरम होते हैं, उनको चाकू से काटा जाता है। सोडियम पोटेशियम। एक अप्रिय गंध वाला काला द्रव्य होता है तो वो होता है कोल तार। कोल तार जो होता है वो एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। विशेष क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन के द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें संलयन आ जाएगा। आगे है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, मतलब एक या एक से अधिक शब्दों में उत्तर देने हैं। फलीदार या लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो इसका नाम है राइजोबियम। उस धातु का नाम बताइए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो वो है नाइट्रोजन। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? काला सोना। लैंगिक जनन से क्या आशय है? इससे आशय है इसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। 2 ऐसे जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो एक है हाइड्रा
और दूसरा है यीस्ट। तो ये दो हैं, हाइड्रा और यीस्ट। नेक्स्ट है लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें प्रश्न संख्या 4 से लेकर 13 तक हैं, जिनके उत्तरों की शब्द सीमा है 50 शब्द, मतलब कम से कम 5 या 6 लाइन में आंसर होने चाहिए। तो पहला तो मिलान वाला है, मैचिंग करनी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका किससे मिलान होगा? इसका हो जाएगा राइजोबियम। क का हो जाएगा 2 से। यीस्ट का उपयोग किसमें होता है? ब्रेड निर्माण में। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर खसरा फैलाता है या मलेरिया? तो ये मलेरिया फैलाता है। वायु द्वारा संचरण से क्या होता है? खसरा होता है। तो क का हो जाएगा 2, ख का हो जाएगा 1, ग का हो जाएगा 4 और घ का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो ये 3 प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? पहला है ये भोजन, पानी एवं वायु से अभिक्रिया नहीं करते। दूसरा है ये मजबूत और हल्के होते हैं। तीसरा है ये चिरस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला है कुछ आदिवासी वन मतलब जंगल पर निर्भर रहते हैं, कैसे? तो इसका उत्तर है कि जो कुछ आदिवासी हैं वो वन पर निर्भर रहते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास के प्रागैतिहासिक प्रमाण देखने को मिले हैं, जिनमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों पर कुछ कलाकृतियाँ जैसे लड़ते हुए लोग और जानवरों का शिकार, नृत्य और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दिखाया गया है। कुछ आदिवासी आज भी वनों में रहते हैं। वन उपजों का संग्रह कर शिकार कर अपना पेट भरते हैं। नेक्स्ट है वनोन्मूलन के कारक और उसके क्या प्रभाव हैं। तो इनके कारकों की बात करें तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, और इनके प्रभाव की बात करें तो अधिक बाढ़ें, भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए। और जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम न होकर ये 2 विधियों के नाम लिखने हैं। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। औरों में क्या होता है? नर और मादा होते हैं, इसमें केवल एक ही जनक होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम हैं, एक तो मुकुलन और दूसरी है द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो जब वस्तु सरकना शुरू कर देती है तो उसके पृष्ठ में संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि फर्श के संपर्क बिंदुओं में वो धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति शुरू करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानना है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो वो कौन सा भाग होता है? तो ढोलक का कौन सा भाग ध्वनि कंपित करता है? वो है तानित झिल्ली। सितार का कौन सा भाग? तानित तार। और बांसुरी का कौन सा भाग? वायु स्तंभ। तो ये भाग इनको कंपित करते हैं। नेक्स्ट है आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं।
कि नल का पानी जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी की हौज का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है ताकि दुर्घटना की संभावना से वो बच सके। नेक्स्ट है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। तो इसमें होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखने हैं। तो तारामंडल जो है वो तारों के उन समूहों को जो पहचानने के योग्य आकृतियां बनाते हैं वो तारामंडल कहलाते हैं। दो तारामंडलों के नाम हैं, एक तो सप्तऋषि तारामंडल, एक है ओरायन तारामंडल। दोनों में ही 7 तारे होते हैं। नेक्स्ट है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम बताना है तो इसका पूरा नाम हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इससे होने वाली एक हानि बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन यंत्र आदि में किया जाता है और इनसे ये क्लोरोफ्लोरो गैस जो निकलती है ये ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 14 से 21 तक, जिनकी शब्द सीमा है 100 शब्द। नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। ये आपको पुस्तक से देखकर याद करके बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या फिर संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें ही खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती कपड़ा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। यह है हमारे शरीर में बाह्य ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देता। इस प्रकार हमारे शरीर को ऊष्मा से ये बचाता है। दूसरा प्रमुख कारण है सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता होती है जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। संश्लेषित कमीजें न तो पसीना सोखती हैं और न ही छिद्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के कारण दीजिए। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है। छह का है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत अभिक्रियाशील हैं। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि इन्हें मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो कोयला जो है वो उन वनस्पति अवशेषों मतलब पेड़ पौधों के अवशेषों से बना होता है जो करोड़ों वर्षों तक धरती की सतह के नीचे दबे होते हैं। वनस्पति अवशेष धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर दबते गए और उनके ऊपर कीचड़ तथा रेत जैसे तलछटे जमते गए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तथा दाब ताप और जीवाणुओं के मिले जुले प्रभाव से पेड़ पौधों के दबे हुए अवशेष कोयले के रूप में बदल गए। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है? यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे
जा सकता है। उदाहरण देकर समझाना है कि जो घर्षण है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर किसी सतह पर पॉलिश कर देते हैं तो उससे घर्षण कम हो जाता है, और अगर उस जगह को हम खुरदरा कर देते हैं तो घर्षण बढ़ जाता है। जिस प्रकार सड़क पर वाहनों के चलने के लिए जो टायर बने होते हैं वो खुरदरा होते हैं तो वो घर्षण अधिक करते हैं। अगर रोड चिकनी हो जाए तो ये टायर किसी प्रकार काम नहीं करते हैं, वो घिसते ही चले जाते हैं। दूसरा, स्नेहक का उपयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। स्नेहक जो है ये एक चिकना तरल पदार्थ होता है, इससे घर्षण कम होता है। तो स्नेहक का प्रयोग नहीं करेंगे तब तो घर्षण बढ़ जाएगा, और प्रयोग करेंगे तब घर्षण घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संयंत्रों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इनका गीले हाथों से और गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श विद्युत यंत्रों का इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो विद्युत यंत्र होते हैं वो जल के सुचालक होते हैं कि उसमें करंट आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जब भी हम गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत के यंत्रों को छूते हैं तो हमारे अंदर विद्युत का कंपन उत्पन्न होता है और हमें जोर से झटका लगता है और हम दूर जाकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट है, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। कि जब तड़ित झंझा के समय जो अपने घर के टेलीफोन के तार हैं या जो बिजली के तार हैं या धातु के जो पाइप हैं उनको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उनमें करंट दौड़ता है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए भी तड़ित झंझा के समय हमें स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि विद्युत जैसे उपकरण हैं उनको उनके बोर्ड से या सॉकेट से निकाल देना चाहिए, वरना उनके जलने का भय रहता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, तारे और ग्रह में अंतर बताइए। तारा स्टार और ग्रह प्लैनेट, इसमें क्या अंतर है कि तारों का अपना प्रकाश होता है और ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह क्यों चमकते हैं? ग्रह इसलिए चमकते हैं कि वे सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तारों का जो आकार होता है, साइज होती है, वो बहुत बड़ी होती है। वे पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ग्रह जो हैं वो तारों की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं। तारों की संख्या की बात करें तो तारे असंख्य हैं, और अगर ग्रहों की संख्या की बात करें तो ग्रह कुल 8 हैं। तारों का संबंध रात से है, क्योंकि ये रात को ही टिमटिमाते रहते हैं, और ग्रह कभी भी टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इन पर हमें नियंत्रण कैसे करना चाहिए? इसके लिए खेत की निराई करते समय इस क्रिया में ऐसे पौधों को खेत से हटा देना चाहिए जो खरपतवार हटाने की जो विधियां हैं वो काम में ली जा सकती हैं। एक तो जब खेत की जुताई करते हैं पटेले से, तो उससे भी एक खरपतवार हटाई जा सकती है। कि हम खेत को जोतते हैं उस समय खरपतवार की जड़ें जो है वो उखड़ जाती हैं, और फिर हम इनको इकट्ठा करके कहीं डाल देते हैं या जला देते हैं, या फिर रसायनों का उपयोग करके भी हम खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। जैसे 2,4-D जैसा रासायनिक छिड़काव खेतों में करते हैं, उससे ये खरपतवार मर जाती हैं और फसल को कोई नुकसान नहीं
पहुंचाती है। अथवा खाद व उर्वरक में क्या अंतर है? उर्वरक जो है वो तो एक रासायनिक पदार्थ होता है और जो खाद होती है वो एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ होती है। खाद बनती है गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त अंशों से। उर्वरक जो है इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद जो है वो घर पर या खेतों में ही बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी के जो ह्यूमस हैं वो उसमें प्राप्त नहीं हो पाते, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी इसमें कम होती जाती है और खाद से मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो वनोन्मूलन से वर्षा दर कम हो जाती है क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में जल चक्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारक होते हैं। पौधे मृदा के जल का शोषण नहीं करते और बादल बनाने के लिए अपनी पत्तियों से जल का वाष्पन भी नहीं करते। यदि बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। और हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व में उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वन्य जीव संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि वन्य जीव का संरक्षण प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि शेर और जो बाघ जंगलों में रहते हैं वो मांसाहारी जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें संरक्षित करते हैं। और वन्य जीव का संरक्षण करना प्रकृति के जीन भंडार को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। अर्थात वन्य जीवन का संरक्षण इस पृथ्वी से जानवरों और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों की पूर्णतः समाप्ति को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। वन्य जीवन जो है वो हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं कि हजारों देशी विदेशी पर्यटक इन्हें देखने के लिए हमारे देश आते हैं, जिनसे हमें विदेशी संपदा मतलब विदेशी धन प्राप्त होता है। कुछ जंतु तो केवल भारत में ही पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल का जो एक सींग वाला गेंडा है और शाही बंगाली शेर जो है ये सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, मानव वाक यंत्र कंठ का चित्र बनाकर इसके कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। तो वाक यंत्र जो गले का जो चित्र है वो बुक से देखकर आप बना सकते हैं। यहाँ हम इनके कार्य की चर्चा करते हैं कि वाक यंत्र के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित हो जाते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न हो जाती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण किसे कहते हैं? इसके स्रोत, हानियाँ
और इनको सीमित करने के उपाय कौन से हैं? तो शोर प्रदूषण जो है ये क्या होता है, वातावरण में अत्यधिक या फिर अवांछनीय ध्वनि जो होती है उनको ही हम शोर प्रदूषण कहते हैं। शोर प्रदूषण के स्रोतों की बात करें तो ये कौन कौन से हैं, जैसे टेलीविज़न, पटाखे, रेडियो, लाउड स्पीकर, वाहनों की ध्वनियाँ, वैक्यूम क्लीनर, टाइपराइटर आदि से जो भी आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है वही क्या है, वही शोर होता है। इनसे अब क्या हानियाँ होती हैं वो हमें देखना है। शोर प्रदूषण से स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे अनिद्रा, अधिक तनाव, चिंता व बहुत समय से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो जाते हैं। लगातार तेज ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की जो क्षमता है वो भी समाप्त हो जाती है। शोर प्रदूषण को हम सीमित किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे शोर फैलाने वाले जो उपकरण हैं, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आदि का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। सड़कों व घरों के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। घरेलू उपकरणों में समसामयिक युक्तियाँ लगानी चाहिए। शोर प्रदूषण से होने वाले प्रभावों से अवगत कराकर हम इसको कम कर सकते हैं और वाहनों के जो हॉर्न हैं उनका हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर होता है? कि जो शुद्ध वायु होती है वह एकदम साफ और पारदर्शी होती है और जो प्रदूषित वायु है वो स्वच्छ भी नहीं होती और पारदर्शक भी नहीं होती। शुद्ध वायु में कोई भी गंध नहीं होती, जबकि प्रदूषित जो वायु है वो उसमें दुर्गंध होती है। शुद्ध वायु में सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होते हैं, जबकि प्रदूषित वायु है उसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। शुद्ध वायु में धुआं तथा धूल कण उपस्थित नहीं होते, जबकि अशुद्ध वायु में ये उत्पन्न होते हैं। फिर है पौधाघर प्रभाव पर अपने शब्दों में इसका वर्णन कीजिए। तो पौधाघर प्रभाव क्या होता है? सूर्य प्रकाश में उपस्थित अवरक्त किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती हैं तथा अपने ऊष्मीय प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह तथा अन्य वस्तुओं को गर्म करती हैं। कुछ विकिरणें पृथ्वी की सतह तथा अन्य वस्तुओं द्वारा प्रवर्तित करके वायुमंडल को वापस भेज दी जाती हैं, परंतु पृथ्वी द्वारा परावर्तित की गई विकिरणें वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर आई विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। विकिरणों के कारण वायुमंडल के गर्म हो जाने को पौधाघर प्रभाव कहा जाता है। इसी के साथ ये पेपर समाप्त हो चुका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।